नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अमृतकाल और उसके लोकतंत्र का लगातार हल्ला बनाते हो, लेकिन उनके और सरकार के नैरेटिव से अधिक भारत का लोकतंत्र फिलहाल जन जन में यह अनुभव कराते हुए हैं कि इस लोकतंत्र की क्या दशा हो रही है। राहुल गांधी का ताजा मामला अपनी जगह है। असल मसला सत्ता द्वारा विपक्ष की विरोध की आवाज को दबाने का, विरोधी पार्टियों को चुनाव से पूर्व ऐसे मार देने का है जिससे वे लाचार हो जाएं, और इस सब की किसी भी सभ्य लोकतंत्र में कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे विदेशी शासकों के वक्त में भारत में सत्ता विरोधियों का टेटुआ दबा रहता था, वैसा ही क्या सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होता हुआ नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां कानून को वेपनाइज करके विपक्ष को मार रही है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कालजयी उपन्यास गोदान में एक बहुत गजब बात कही थी, इसलिए आज के मेरे खुलासे का शीर्षक है लोकतंत्र की एजेंसियां दबाती है टेटुआ। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में उसका मुख्य पात्र होरी है। वह अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि जिन पैरों के तले गर्दन दबी हो उन पैरों को सहलाने में ही भला है। करीब 100 साल पुरानी वह बात भारत की राजनीति में आज कितनी कारगर है। जरा गौर से देखें कि कितने विपक्षी नेताओं या पक्ष विपक्ष के लोगों की गर्दन पर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पांव हैं। कितने नेता इन पैरों को सहला रहे हैं। पहले भी केंद्र में जिसकी सरकार होती थी वह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, उससे राजनीति कुछ सत्ती भी थी, लेकिन इससे पहले किसी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह का शस्त्रीकरण नहीं किया, उसे वेपनाइज नहीं किया जैसा मौजूदा सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों और यहाँ तक कि संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं का टेटुआ दबाया। तभी वे मजबूर है कि वे भाजपा के हिसाब से राजनीति करें। वे केंद्रीय एजेंसियों से बचे नहीं या जेल जाने के लिए भाजपा में या तो शामिल हो जा रहे हैं या भाजपा के प्रति सद्भाव दिखाने लगते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, घरों दुकानों पर बुलडोजर चल जाते हैं, मामलों की आनन फानन में सुनवाई हो जाती है और सजा कराकर किसी सांसद की सदस्यता तुरंत खत्म करा दी जाती। इन तीनों बातों की मिसाल में कई चीजें, कई उदाहरण। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी। जब वे कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे तब उनके खिलाफ शिकायत हुई थी और जांच शुरू हुई थी, लेकिन वे भाजपा में चले गए और जांच का पता नहीं क्या हुआ। इसी तरह पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन वे भाजपा में चले गए और पाक साफ हो गए। महाराष्ट्र में नारायण राणे कई तरह की जांच से घिरे हुए थे, लेकिन अब वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे नेताओं की सूची लंबी है। कई बड़े प्रादेशिक नेता जो भाजपा में नहीं शामिल हो सकते हैं, वे किसी न किसी तरह से भाजपा को मदद पहुंचाने वाली राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने परोक्ष रूप से जिस तरह से भाजपा की मदद की है उसकी मिसाल मुश्किल है। सोचिए कैसा दबाव रहा होगा मायावती पर, जो अपनी पार्टी का नुकसान करके वे भाजपा को मदद पहुंचाती लग हुई है। वे भाजपा के खिलाफ बयान देती रही, लेकिन उसके साथ ही इस तरह से चुनाव में उम्मीदवार उतारे कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सके। भाजपा की जीत और सपा की हार सुनिश्चित करने के लिए मायावती ने जो आत्मघाती राजनीति की है उसका नतीजा है कि एक चुनाव में उन्होंने 7% के करीब वोट गंवाए। उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे दलित वोटों का भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ चला गया। यही काम बिहार में चिराग पासवान ने किया था। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतारे और 6 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी एक विधानसभा सीट ही जीत पाई। बाद में उनकी पार्टी भी टूटी और 5 सांसद अलग हो गए। अब सबको मिलाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल मायावती इकलौती नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह से भाजपा को मदद पहुंचाई। अभी कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले और एचडी देवगौड़ा परिवार की पार्टी जेडीएस ऐसी राजनीति करेगी जिससे निश्चित ही भाजपा को फायदा होगा।
टेटुआ दबाने के साथ साथ सत्ता का लालच भी है जो भाजपा खुलकर किसी को भी दे सकती है। भाजपा ने ये मैसेज बना दिया है कि वह विचारधारा की परवाह नहीं करती है, वह घनघोर वैचारिक विरोधियों को भी सत्ता में बैठा सकती है, जैसा कि उसने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ किया था। सो जिनका टेटुआ नहीं दबा है वे सत्ता के लालच में भाजपा के साथ चले जाते हैं। पूर्वोत्तर में कई पार्टियों ने ऐसा किया हुआ। एक मॉडल बीजू जनता दल का भी है। उसके नेता नवीन पटनायक तटस्थ बने रहने के चक्कर में भाजपा को मजबूत करते गए। उन्होंने भाजपा को परोक्ष मदद पहुंचाकर अपनी चीर प्रतिद्वंदी विरोधी कांग्रेस को ओडिशा में लगभग समाप्त कर दिया। देश के राजनीतिक दलों की गतिविधियों को यदि बारीकी से देखें तो कई नेता बहुत विचित्र बर्ताव करते हुए हैं। कई बार उनकी राजनीति समझ में नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनकी राजनीति के पीछे केंद्र सरकार का दबाव काम करता रहता है। बहरहाल अब दूसरा खुलासा है और इसका शीर्षक है जो झुकेगा नहीं वह टूटेगा। हाँ, यह बार बार जाहिर हुआ है कि विपक्ष की जो पार्टी भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी और उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद नहीं पहुंचाएगी, उसके नेताओं की खैर नहीं है। कांग्रेस से लेकर राजद और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस तक इसके प्रमाण है। आम आदमी पार्टी भी इसकी मिसाल है। अभी तक आम आदमी पार्टी भाजपा को फायदेमंद दिख रही थी तो उसे कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन पंजाब में जीतकर सरकार बनाने और गुजरात में 13% वोट हासिल करके एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरने के बाद आम आदमी पार्टी का अब बुरा समय शुरू हुआ। ऐसा लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ भाजपा की निर्णायक जंग छिड़ी है, जो उनको हराकर या खत्म करके ही रुकेगी। केजरीवाल की पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले और जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई और ईडी दोनों का शिकंजा उनके ऊपर कसा हुआ है। एक पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है। शराब, जासूसी और बस खरीद के मामले में जांच की आज धीरे धीरे केजरीवाल तक ले जाने का प्रयास है। अब हालत यह है कि दिल्ली में उनकी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने पर सैकड़ों लोगों पर मुकदमे हुए और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी है। उधर पंजाब में ऐसे हालात हो गए कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर तलवार लटकी है। राज्य में अलगाववाद पनपने की हवा बनी है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार मीडिया को ऐसी खबरें दे रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की फंडिंग से पंजाब में अलगाववाद मानो फल फूल रहा है। अमृतपाल को ISI से मदद और ट्रेनिंग मिलने की खबरें रोज मीडिया में अलग अलग तरह से आ रही है। इसका अंत नतीजा भगवंत मान सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर अलग अलग राज्यों में अनेकों मुकदमे हैं। 19 में से एक मानहानि के एक मामले में उनको 2 साल की सजा हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2013 के कानून के मुताबिक राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित है। अभी उनके पास कुछ कानूनी उपाय बचे हैं, लेकिन ऐसा बंदोबस्त हो गया है कि अब फिलहाल उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया जा चुका है। इसके अलावा राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में भ्रष्टाचार की जांच में भी फंसे हुए हैं। ईडी ने उनसे और सोनिया गांधी से कई बार पूछताछ की है। नेहरू गांधी परिवार के अलावा हरियाणा में हुड्डा परिवार, कर्नाटक में शिव कुमार परिवार, तमिलनाडु में चिदम्बरम परिवार सहित देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अनेक नेताओं की कमजोर नस केंद्रीय एजेंसियों के पास है। जब जरूरत होगी उनको सक्रिय कर दिया जाएगा। यदि लोग झुकेंगे नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला भी राहुल गांधी जैसा ही है। दोनों पार्टियों ने भाजपा की नींद उड़ाई है। तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी राजद को समाप्त नहीं कर पाई। वह प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। एक के बाद एक मामले में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य फंसते जा रहे हैं। उनके बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के यहाँ तो छापा पड़ा है, जांच चल रही है। वहीं लालू प्रसाद की दशकों पहले ब्याही जा चुकी बेटियों के यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं।
भाजपा को लग रहा है कि यदि राजद, जदयू और कांग्रेस का तालमेल नहीं टूटा तो भाजपा को बिहार में बड़ी मुश्किल होगी, लोकसभा में उसको नुकसान हो सकता है। इसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन की वजह से भाजपा मुश्किल में। अगर झारखंड में गठबंधन बना रहा तो भाजपा की सीटें घट सकती हैं। सो हेमंत सोरेन पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बना है। उनके पूरे परिवार पर तलवार लटक रही है। कई करीबी लोग जेल में डाल दिए गए। अब जरा महाराष्ट्र पर विचार करें। वहां उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की पार्टी के नेता भी ऐसा ही संकट झेल रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के कई नेताओं पर छापे पड़े और उनको जेल में डाला गया। संजय राउत और अनिल देशमुख तो जेल से छूट गए हैं, लेकिन नवाब मलिक अभी भी जेल में है। ममता बनर्जी की भी मजबूरी बन गई है। यदि वे समझौता नहीं करती है तो अभी तक जो कार्रवाई उनकी पार्टी के नेताओं पर हो रही है वह परिवार के सदस्यों पर होगी। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी सहित उनके ससुराल के कई लोग जब निशाने पर है तो ममता कितनी लाचार होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। जाहिर है विपक्ष के एक एक नेता और लगभग सभी पार्टियों पर किसी न किसी रूप में जांच और तलवार लटकी हुई है और यह स्थिति ठीक चुनाव से पहले भी लगातार बनी रहनी है। बहरहाल एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.